दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ आपके लिए। थैंक यू सर। अपने बारे में बताएंगे सर, नाम, अटेम्प्ट और माध्यम क्या है आपका? सर मेरा नाम अनिमेश जैन है। ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और तीसरा इंटरव्यू था। सर मेरा ऑप्शनल जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा एंड सर मैं धार मध्य प्रदेश से आता हूँ। अच्छा, एमपी से सर। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू? सर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था पहले के मुकाबले। एंटर होते साथ बोर्ड ने मेरे सूट की तारीफ़ करी कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कलर पहना था, जो इन लोग ब्लैक एंड ब्लू पहन के जाते हैं, बट मैंने कुछ नया ट्राई किया इस बार, तो उन्होंने उस चीज़ को सराहा। अच्छा। कितने मिनट का इंटरव्यू रहा था? सर रफली 25 से 30 मिनट का था जी। और सभी मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछे। अच्छा सर, प्री काफ़ी चैलेंजिंग स्टेज मानी जाती है। प्री की क्या रणनीति होना चाहिए और आपकी क्या रणनीति रही है? सर मैंने तो 6 प्रीलिम्स दिए हैं लगातार। मैं इस प्रोसेस में हूँ लास्ट 6 ईयर्स से, आखिरी अटेम्प्ट है मेरा ये। सर मुझे लगता है प्रीलिम्स में आपको हर सब्जेक्ट का एक कॉमन सोर्स रख के, फिक्स सोर्स रख के उसी को रिवाइज़ करना चाहिए बार बार। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो एक टॉपिक के लिए मल्टीपल बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। आप वैसे प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। एक तो फिक्स सोर्स रखना और सेकेंडली PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, बाबा उन्हें सॉल्व करना, एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना, किस तरीके से एग्जामिनर सोचता है। एंड सर थर्डली मुझे लगता है कि बहुत सारे पेपर्स को भी सॉल्व करना ज़रूरी होता है। अच्छा, कितने सालों के PYQ की बात करें हमारे लिए सही रहेंगे, कितने सालों के कर लेंगे तो सफिशेंट माने जाएंगे? सर रफली 15 साल का देख सकते हैं, 2010-11 के बाद का अगर आप प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं। एंड सर अगर आप मेंस के लिए देख रहे हैं तो लास्ट 10 ईयर्स 2015 के बाद से जो हैं वो आप PYQ कर सकते हैं। अच्छा, पेपर फर्स्ट होता है GS का प्री का, उसमें कितने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे थे और CSET में कितने को कर रहे थे और क्या होना चाहिए एक स्कोरिंग सब? सर ऑल्दो सबके लिए अलग अलग रहता है, वेरी करता है, बट मुझे लगता है कि 85 से 90 जो है सेफ स्कोर रहता है। बिकॉज अगर आप बहुत कम भी करोगे तो आपका एकदम श्योर नहीं होता है आपके कौन से सही हो रहे हैं, उसमें चांसेस कम हो जाएंगे। और वहीं अगर आप 100 भी करके आ जाओगे तो भी बहुत गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी। तो 85 से 90 अगर आप करते हैं तो वो एक अच्छा नंबर है। अच्छा, NCERT का कितना रोल आप CSET इसमें बोल सकते हैं, प्री में बोल सकते हैं? NCERT कौन से सब्जेक्ट की हमें ज़्यादा कंपल्सरी लगती है कि ये पढ़ना चाहिए? सर NCERT तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर सब्जेक्ट वाइज जाएँ तो ज्योग्राफी के लिए खास करके 11-12 की जो NCERT है, सिमिलर सर पॉलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी जो 11th क्लास के NCERTs हैं। इसके अलावा सर आपकी हिस्ट्री में जो ओल्ड NCERTs हमारी होती थी, RS शर्मा, सतीश चंद्रा, वो आप देख सकते हैं। बिपिन चंद्रा देख सकते हैं, पुरानी वाली जो NCERT है। अच्छा, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से आप मान सकते हैं प्री में पेपर फर्स्ट जो GS का होता है कि ये पढ़ेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं? तो स्कोरिंग में मुझे लगता है एक तो आपका पॉलिटी जो है, बिकॉज सब बच्चे पढ़ के जाते हैं और फिक्स्ड एक लक्ष्मीकांत सोर्स है, तो वो अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है ज्योग्राफी, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर हैं और आपने मैपिंग वगैरह रटा हुआ है अच्छे से तो बहुत इजीली हो जाएगा। और सर थर्डली मुझे लगता है यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, और अगेन वहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक होते हैं तो अगेन वो स्कोरिंग हो जाता है। अच्छा, और करंट अफेयर्स का कैसा रोल होता है इसमें? करंट अफेयर्स यदि पढ़े भी नहीं तो हो सकता है क्या प्री? सर बिल्कुल हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते हैं कि वो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, उनका स्टैटिक वीक रह जाता है। बट अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखें तो 60 से 70 क्वेश्चन स्टैटिक के आते हैं और 30-40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो अगर आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है और करंट अफेयर्स आपने किसी एक सोर्स से कर लिया अच्छे से, तो उतना सफिशिएंट होता है। मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें, कोई भी एक सोर्स पकड़ें, वो चाहे आपकी मैगजीन हो सकती हैं, आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, और उसी को आप अच्छे से करते जाएँ साल भर। अच्छा, CSET में क्या कहेंगे, कितने क्वेश्चन को हमें करना चाहिए? आप कितने को अटेम्प्ट कर रहे थे CSET? सर चूँकि मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं थोड़े से मैथ्स वाले बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं 60+ करता था। बट अगर आप सेफ साइड पे 50+ भी करके आए हैं आउट ऑफ 80 तो वो एक अच्छा नंबर होता है। अच्छा, तो हर बार आपका CSET हुआ है कि कोई बार रुका है? नहीं सर, मेरा हर बार हुआ है। मेरा मैथ्स थोड़ा सा अच्छा था। अच्छा, उस कारण से CSET में कभी दिक्कत नहीं है। CSET में दिक्कत नहीं? हाँ जी। अच्छा, कितने बार आपने मेंस दिया है सर? सर मेंस मैंने टोटल 4 बार दिया है, अटेम्प्ट 6 बार दिए हैं। अच्छा। अब सर इतना अनुभव आपको है तो एक तैयारी के दौरान छात्रों के लिए कुछ 4-5 ऐसी बातें जो खासकर प्री के लिए, क्योंकि प्री निकालना मुश्किल, मैंने पहले ही भी बोला है, जो जिससे अभी 2026 वाला प्री आ गया है, नज़दीक है, तो कौन सी बातें अभी से ध्यान देना चाहिए?
सर जैसा मैंने पहले बोला, स्टैटिक पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनाए, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जी। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन चारों को अच्छे से करके जाएँ। सेकेंडली सोर्सेज अपने फिक्स रखें इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जी सर थर्ड, करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ना भागें, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ के जाएंगे वहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो डायरेक्टली फिट नहीं होते हैं, हिट नहीं हो पाते हैं। अच्छा। तो कोई भी एक सोर्स रखें, उसको रिवाइज़ करें, और बस उतना ही पे कॉन्फिडेंस रहे कि यहाँ से अगर आएगा तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे या कुछ लॉजिक ला के कराएंगे। और सर चौथा, थोड़ा सा आपको अपने लॉजिक बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। जी। उस प्रीलिम्स में अभी ये हो रहा है कि आप नॉलेज से एक हद के बाद क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, मैं बोल सकता हूँ कि आप 50+ क्वेश्चन गारंटी से नहीं बोल सकते हैं कि आपके सही होंगे। अच्छा। उसके बाद अगर आप जो 40 क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक बिठाने की कोशिश करें, कि उसमें कुछ स्टेटमेंट में देखें कि क्या उन्होंने एक्सट्रीम लिखा हुआ है, कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप पकड़ सकते हैं, या कुछ सिंपल लॉजिक बैठ रहा है, तो वो सब आएगा अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे बहुत सारे। आंसर राइटिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप शुरू से ही कर रहे थे कि प्री के बाद की थी आपने 4 मेंस लिए हैं, तो क्या तरीका रहता था आपका आंसर राइटिंग का? और पिछली बार क्या कमियां रहीं कि जहां से आप अभी भी अटेम्प्ट दिया आपने? सर आंसर राइटिंग अगर आप अटेम्प्ट अपना देना शुरू कर रहे हैं जी। तो एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आप डे 1 से नहीं कर सकते हैं। जी। तो अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हैं तो आप एक बार अपना कोर्स कंप्लीट करें, जी। या कम से कम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें, जी। उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। बट सर मेरे केस में जब मेरे मल्टीपल मेंस हो गए, सेकंड थर्ड मेंस आ गया, तब मैं लगातार आंसर राइटिंग कर पा रहा था, बिकॉज मैंने एक बार पहले पढ़ लिया था। और सर जब गलती मुझे ये लगी अपनी पर्सनली, कि जब मैं आंसर राइटिंग करता था तब मैं इंडिविजुअल आंसर्स लिख रहा था, 4 क्वेश्चन लिख लिए, 5 लिख लिए। बट मेंस ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन लिख के आना है वहाँ पर, तो वो तब आएगा जब आप पेपर्स डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बहुत सारे। जी। तो जैसे इस बार पर्टिकुलरली मेरे पास लास्ट 1 साल पूरा था, तो मैंने 35-40 फुल पेपर सॉल्व करे 3-3 घंटे में बैठ के। तो मुझे लगता है इंडिविजुअल आंसर्स लिखने की बजाय, खास करके जो बच्चों के 2-4 मेंस हो गए हैं और फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग पेपर सॉल्व करने पे ध्यान दे जाता। अच्छा। कितने सालों के पेपर हम सॉल्व करें मेंस के लिए? सब वही 10 साल का आप कर सकते हैं, और पेपर ना भी करके आप एटलीस्ट PYQs करें, तो 2-3 कोचिंग का उठा के आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, कोचिंग से हेल्प ली है आपने कि सेल्फ ही कर रहे थे आप? सर कोचिंग में देखिए इनिशियली तो हर किसी को हेल्प लेनी पड़ती है, तो मैंने भी ली थी, मैंने भी अपना एक फाउंडेशन कोर्स किया था। जी। बट क्या होता है कि उसमें बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं। हाँ। कोचिंग वाले कभी भी आपको ये आंसर राइटिंग कैसे करना है, एटलीस्ट फाउंडेशन में वो चीज़ें नहीं बताएंगे, और सब्जेक्ट में भी कुछ गैप्स रह जाते हैं, तो आपको आपकी जो भी कोचिंग है उसके हिसाब से फिल इन करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका क्या वीक रह गया, कौन सी बुक उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाई, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट मानना ही पड़ता है इवेंचुअली। अच्छा। ऑप्शनल आपका क्या रहा? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल, तो इसके लिए कैसे तैयार किया आपने? सर पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने जो फाउंडेशन कोर्स होता है दिल्ली से किया वो पहले। जी। उसके बाद सर मैंने जो हमारी बेसिक बुक्स होती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गौबा वगैरह जो हैं, उन सबको रिवाइज़ किया, PYQs पे फोकस किया, उनके आंसर्स प्रिपेयर करें। अब कोई भी थिंकर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार कर लें, उस चीज़ पे फोकस किया गया। एंड सर फाइनली इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अखबारों को पढ़ के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया। अच्छा, इसके लिए आप नोट्स भी बनाते थे कि केवल नोट्स पढ़े हैं आपने लेके बाजार वाले नोट्स? सर नोट्स मैंने इवेंचुअली बनाने पड़े। हाँ। इनिशियली ये था कि लेके पढ़ लें, हाँ। जब तक आप वो खुद से नहीं लिखते हैं तब तक वो एग्ज़ाम में नहीं आ पाता है। हाँ। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट जैसे मेन से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जो भी थीम्स रिपीट होते हैं जी। उसका आपके पास में एंड टू एंड एक आंसर प्रिपेयर हो जाए। हाँ। वो क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, बॉडी क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा, हाँ। तो वो एंड टू एंड प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, PYQ जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए PYQ को सॉल्व करने का, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो? सर इनिशियली प्रीलिम्स का तो अलग रहता है, उसमें तो सिंपल फैक्चुअल चीज़ें रहती है। हाँ। तो आप बस ये देखिए, सॉल्व करा आपने, आप देखिए कि क्या आपका क्वेश्चन सही हुआ गलत हुआ। हाँ। अगर गलत हुआ आइडेंटिफाई करिए कि कौन से एरिया से गलत हो रहा है। मान लीजिए पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आपका फेडरलिज्म से गलत हो रहा है, जी। तो अगर ये आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका इस चैप्टर से गलत होता है, तो आप उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये बोल देना कि मेरा पॉलिटी वीक है, पॉलिटी में क्या वीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए PYQ करने के बाद हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या वीक हो रहा है आपका। अच्छा। नोट्स आप बनाते थे तो कौन कौन से पॉइंट ध्यान देना होता है नोट्स बनाने में? सर नोट्स में सबसे पहले थोड़ा क्रिस्प रखा जाए, आपको पूरी किताब नहीं लिख देनी है नोट्स बनाने में। वो क्रिस्प क्या लिखना है वो तब समझ में आएगा जब आप PYQ देखेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन्हीं के नोट्स बनाएंगे। तो हमेशा नोट्स बनाने से पहले PYQ देखें, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, फिर नोट्स बनाएं। और नोट्स में ट्राई करें कि उतना ही लिखा जाए जितना आपको याद रह पाए, मेंस का अगर हम लोग बात करते हैं, और जितना हम लोग लिख पाएँ एग्जाम में। अब जैसे मान लीजिए गवर्नर का क्वेश्चन है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स है गवर्नर के, 5 इश्यूज़ क्या हैं, 5 सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ इतना लिख के आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं।
क्योंकि अगर आप 10-10 पॉइंट लिखोगे तो आपका ना तो एग्ज़ाम में लिख पाओगे और ना आपको उतना वो याद रहने वाला है। अच्छा अच्छा। करंट अफेयर्स के लिए क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, केवल मैगजीन के दोनों के लिए? सर करंट अफेयर्स के लिए अब चूँकि इनिशियली तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, बट फिर मैंने मैगज़ीन पे भी स्विच किया। अपने बाद वाले अटेम्प्ट से मैंने दोनों पे रिलाई किया कहीं ना अच्छा, कहीं। दोनों। बट अल्टीमेटली मुझे रियलाइज़ ये हुआ है कि आप जितना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उतना कुछ आता नहीं है। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे बहुत एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। डायरेक्टली मैगजीन से आप एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि वहाँ से क्वेश्चन फिट हो जाएगा। हमेशा आप तैयार रहेंगे, कुछ अलग ही नया क्वेश्चन आएगा और आपको एग्जाम में बैठ के कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ऐसे एथिक्स के लिए क्या कर रहे थे, कैसा तैयार किया इसके लिए? सर एथिक्स के लिए जो भी आपका सिलेबस है उसमें कीवर्ड वाइज आप जा सकते हैं। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स वो आप प्रिपेयर कर लें। एंड सर ऐसे के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक रखें। काफ़ी लोग बहुत मैकेनिकल ऐसे लिखते हैं, तो अगर आप फ्री फ्लोइंग हैंड से लिखेंगे और आप थीम वाइज नोट्स भी बना सकते हैं, थोड़े से कुछ अच्छे से केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, बुक के कोटेशंस आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जी जी, ऐसा कर रहे थे आप। अच्छा, अब लास्ट एक क्वेश्चन है कि जैसे इंटरव्यू में आप गए तो उनने ये सवाल किया है कि आपका 6वां अटेम्प्ट है, तो इसके बारे में भी पूछा है आपने? बैकअप प्लान जो होता है, ऑप्शन जो भी होता है, मैंने प्रिपेयर किया था बट इस बार वो डिस्कशन नहीं हुआ इंटरव्यू में। अच्छा, ऐसा सवाल नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन रहे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी सर उतने नहीं, 1-2 क्वेश्चंस थे। जी जी। उन्होंने बोला अगर आप राजदूत की तरह पोस्टेड हैं किसी कंट्री में तो आप विकसित भारत के लिए क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें करेंगे आप, राजदूत के क्या रूल्स होते हैं, क्या करना होता है उन्हें। फिर एक उन्होंने पूछा था कि अगर जनता बात करती है इनकाउंटर करने की, कोई अगर क्रिमिनल है, कोई रेपिस्ट है, तो क्या वो अलाउ करना चाहिए इनकाउंटर्स, इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, आप कुछ जॉब भी कर रहे हैं कि केवल डेडिकेटेड यूपीएससी ही किया आपने? सर मैं फुल टाइम यूपीएससी कर रहा था, बट टुवर्ड्स माई लास्ट 2 years आई वॉज ऑल्सो टीचिंग एंड डूइंग सम फ्रीलांसिंग इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं? कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है? मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको यही चीज़ करना है, जी जी, तो तैयार रहिए। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है आपको, क्योंकि हर कोई पहला अटेम्प्ट में नहीं निकलता है। मैक्सिमम लोग इनफैक्ट 4th-5th तक जाते हैं। जी जी। तो थोड़ा पेशेंस रखें, हमेशा ट्राई करें कि इम्प्रोवाइज़ कर सकें। अब मान लीजिए अगर आप 1-2 अटेम्प्ट्स में फेल भी होते हैं तो उससे निराश होने की बजाय देखें कि क्या आपने सीख ली उससे और उसको आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हमेशा एक प्रॉपर गाइडेड वे में प्रिपरेशन करें। यहाँ वहाँ से पढ़ना, रैंडम चीज़ें देखना। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका अच्छे से फॉलो करें, वहाँ जो बताया जा रहा है। फिर आप यहाँ वहाँ मत जाइए, तो फोकस्ड रह के थोड़ा प्रिपरेशन करें। ठीक सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी वो सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों के कमेंट रहते हैं, डाउट रहते हैं। अगले वीडियो में हमारे जो भी आपके डाउट होंगे वो पूरे करेंगे, तो मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।